नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं मनी सेंट्रल, जिसमें हम अर्थव्यवस्था की खबरों को डिकोड करते हैं, सरकार की नीतियों को समझते हैं और वो खबरें जो आपकी बचत, खपत और निवेश पर असर डालती हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। और इन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा। हेलो प्रवीण। शुक्रिया प्रियंका। तो आज हम प्रवीण से जो बात करने वाले हैं, इन सब में आपकी जेब से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आपको जरूर मिलने वाला है। बजट आ चुका है, लेकिन अब सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या शुक्रवार यानी 7 फरवरी को रिजर्व बैंक एक बड़ी सौगात देगा। बजट में सरकार ने इनकम टैक्स का बोझ तो कम कर दिया है, लेकिन अभी भी ऊंचे ब्याज दरों के तले जो है वो लोग दबे हुए हैं और हमें यहां पर अच्छी खबर मिल सकती है। क्या इसे समझते हैं? साथ ही में जानिए कि बजट में सुधारों का जो चक्का घुमा है, उसकी जद में आपकी पेंशन भी आती हुई दिखाई दे रही है। रिटायरमेंट के बाद आपको कैसे टेंशन फ्री होकर अच्छी पेंशन मिलेगी, इसे लेकर क्या कुछ होने वाला है, तैयारी जोरों शोरों पर है, इसे समझते हैं। आज हमारे पिटारे में एक और अच्छी खबर ये है कि देश के मुश्किल में फंसे हजारों होम बायर्स जो हैं वो राहत की सांस ले पाएंगे। क्या है उनके लिए खास बताएंगे। 3 अच्छी खबरों के बाद एक खबर ऐसी भी है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, तो उस खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत तो हम करते हैं इस अच्छी खबर नहीं, मैं कहूँगी इस उम्मीद के साथ कि बजट में अच्छे से तोहफा दिया है सरकार ने, क्या ये खुश रखने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन क्योंकि अब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आने वाली है, तो क्या इसके बाद हम देखेंगे कि जो लोग होम लोन लेते हैं, जिन्होंने कार लोन ले रखा है या लेने वाले हैं, उनके लिए क्या ब्याज दरें कम होंगी, क्योंकि शुक्रवार को रिजर्व बैंक आपकी ईएमआई में कटौती का ऐलान कर सकता है। 0.25% की कटौती की उम्मीद की जा रही है और इतना भी कट आपके कर्ज की किस्त में अच्छी खासी कमी ला सकता है। रेट कट हुआ तो बैंकों के पास आपके टेन्योर या ईएमआई में कटौती का ऑप्शन होगा। तो भूमिका पूरी बन गई है, लेकिन क्या आरबीआई ये डिसीजन लेगा इस बार? क्योंकि पिछले बार भी लग रहा था कि अब तो लेंगे ये डिसीजन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रवीण, क्या लग रहा है? उम्मीदें तो बहुत हैं। इस बार होना चाहिए रेट कट। जितनी जो पूरा माहौल है वो ये बताता है कि इस बार रेट कट होना तकरीबन तय है। और जो 4.25% की बात आ रही है, हो सकता है कि 0.25% का रेट कट आरबीआई इस बार कर दे और आपके जो होम लोन है, कार लोन है या बाकी जो लोन है, जो मौजूदा लोन कस्टमर्स हैं वो भी और जो नया लोन लेने वाले हैं वो भी, इन दोनों तबकों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हुआ ये था कि मई 2020 के बाद से अब तक कोई रेट कट नहीं हुआ था। 6.5% पे रेपो रेट अभी कायम है और अगर 0.25% का इसमें कट होता है तो जो रेपो रेट है वो 6.25% हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि सरकार का लगातार इस बात को लेकर प्रेशर है। हमने जब पिछली मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, जो गवर्नर शक्तिकांत दास की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी थी, तब भी सरकार ने इस बात को बार बार कहा था, चाहे पीयूष गोयल हो या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो। ये कहा गया था कि फूड इन्फ्लेशन को आप जो महंगाई को नापने का तरीका है या उसके आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी को जज करने का जो तौर तरीका है, उसको अब रिजर्व बैंक को बदलना होगा। संकेत रिजर्व बैंक के पास तब से थे, लेकिन जब ग्रोथ के नंबर खराब आए, जब कंजम्पशन को लेकर परेशानी है, जब कार सेल्स के नंबर खराब आए, तो सरकार के पास अब एक बड़ी चिंता थी। चिंता आरबीआई के पास भी है। और जब गवर्नर भी बदल दिए गए, नए गवर्नर संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया, तो इस बात के आसार फिर ये दिखने लगे थे कि जब फरवरी में पहली मॉनेटरी पॉलिसी होगी नए गवर्नर की अगुवाई में, तो उसमें रेट कट को लेके कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो टैक्स की छूट मिलने के बाद जाहिर तौर पे वो आपको सौगात अप्रैल से लागू होगी, लेकिन अगर रेट कट आरबीआई करता है तो सरकार का प्रेशर बैंकों पे भी है कि जैसे ही रेपो रेट में कट होता है वो इसको तुरंत पास ऑन करें जो कस्टमर्स हैं उनको। तो कस्टमर्स को एक डबल बेनिफिट मिलने की पूरी उम्मीद है इस बार। लेकिन बजट वाले दिन में जब हम इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहे थे, तो बजट की खुशखबरी के बीच में एक आवाज़ जो सुनाई दे रही थी वो ये कि हो सकता है अभी भी सरकार कॉशियस स्टैंड ले और इस वाले मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में नहीं, अगले वाले में दे। लेकिन प्लस मुझे लग रहा है नए आरबीआई गवर्नर की ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो फिर ऐसे में मुझे लग रहा है कि शायद वो आते ही एक ऐसा कदम उठाएं भी। लेकिन इंडस्ट्री कह रही है इस बार नहीं तो अगली बार होगा, इस बार ज़्यादा होपफुल नहीं रही है। नहीं, लेकिन मसला सरकार के सामने देखो, एक तो ग्रोथ का है
सरकार को ये दिख रहा है कि यहाँ से अगर पुश नहीं किया गया, यहाँ से सारी जो मशीनरी नहीं लगाई गई, सारे इंजन चालू नहीं किए गए ग्रोथ को बचाने के लिए, तो फिर उसके लिए आगे मुश्किल आ जाएगी। टैरिफ का जो ट्रम्प का इश्यू है वो सरकार पर पहले ही भारी पड़ रहा है। जॉब्स को लेके समस्या बनी हुई है। सरकार के सामने विकल्प बहुत सीमित है और उसमें जो टैक्स का जो छूट दी गई, सरकार वैसे देती नहीं। पिछले साल जुलाई में ही बजट आया था, सरकार के पास मौका तो तब भी था। जो कल परसों जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला कि हम इस पैसे को दे रहे हैं, तो इसमें का हमारे पास दूसरा और कोई अच्छा विकल्प था नहीं लोगों के हाथ में देने के अलावा। तो ये काम तो वो पिछले बजट में भी कर सकते थे जब जुलाई में लाए थे, लेकिन सरकार अपना चूंकि हर कदम जस्टिफाई करती है, ऐसे में अब ऑप्शन सरकार के पास है नहीं। आरबीआई को सरकार की तरफ से मोटे तौर पे ये संकेत हैं कि भाई आप रेट अप कम कीजिए, जिससे कि लोगों को राहत मिले, उनके पास पैसा आए और फिर वो पूरा का पूरा कंजम्पशन का जो गेम है वो शुरू हो सके। चलिए, तो एक हफ्ते में क्या बैक टू बैक दो अच्छी खबर मिल सकती है? पहले तो इनकम टैक्स की छूट की खबर मिली और अब लग रहा है कि आरबीआई कल आपके लिए रेट कट के फ्रंट पर एक अच्छी खबर दे सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे मसले की जो आपकी रिटायरमेंट के बाद की कमाई से यानी पेंशन से जुड़ा हुआ है। खबर यह है कि सरकार पेंशन प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन के लिए एक फोरम बनाएगी। माना जा रहा है कि सेक्टर से जुड़े सभी अहम स्टेक होल्डर्स इसका हिस्सा होंगे। इसी बजट में इस फोरम को बनाने का ऐलान हुआ है। ये फोरम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी की तर्ज पर होगा। एफएसडीसी के चीफ का पद वित्त मंत्री के पास रहता है और एफएसडीसी के जरिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी और इकोनॉमी पर नजर रखी जाती है। तो इस फोरम के आने से आपके लिए क्या बदलेगा, पेंशन सेक्टर में क्या बदलेगा? इस फोरम को लाने के पीछे प्रवीण क्या मकसद है सरकार का? देखिए, इसके पीछे दो तीन बड़े बड़े मकसद जो समझ में आ रहे हैं। एक तो पूरा पेंशन सेक्टर एक उसमें जैसे एफएसडीसी का आपने बताया, जहाँ पे कि देश की पूरी इकोनॉमी फाइनेंशियल सेक्टर को सरकार वहाँ से कंट्रोल करती है, मॉनिटरिंग उसकी करती है और खुद फाइनेंस मिनिस्टर उसकी पदेन जो है वो अध्यक्ष होती हैं। इसी तरह से इसका जो पेंशन सेक्टर के लिए जो सरकार फोरम ला रही है, इसके दो तीन मोटे तौर पे मकसद हैं। एक तो रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड जो है वो उसको सुपरवाइजरी करना, उसको देखना क्या चल रहा है। इसके जो अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे, वो पीएफआरडीए के अध्यक्ष होंगे। इसमें ईपीएफ, पीपीएफ, आपका एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, उनके पेंशन फंड हैं, प्लस जो ट्रस्ट के जरिए फंड मैनेज होते हैं वहाँ उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा जहाँ पे सीबीडीटी। तो एक पूरा प्रॉपर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल करके एक ये फोरम सरकार बनाने वाली है। बजट में इसका ऐलान हुआ है। इसके जरिए एक बड़ा मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट हो और जो पॉलिसीज़ आ रही हैं पेंशन से रिलेटेड उनको एक तर्ज पे लाया जाए, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो इस पूरे सेक्टर में। तो ये बड़ा एक वो है। दूसरी बात ये है कि देश की जो आबादी है वो 2050 तक 60 साल के ऊपर बड़ा तबका आ जाएगा। मीडियन एज देश की बढ़ जाएगी। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की आज हम बात करते हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा उस वक्त। तो वहाँ पे लोगों को सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। वो कैसे मुहैया होगी, उसके लिए आज से आपको प्रयास करने होंगे, जहाँ पे कि लोगों के पास पेंशन का एक प्रोडक्ट हो। मार्केट को बेहतर बनाना एक मकसद है इसके जरिए। तो सबको पेंशन के दायरे में लाया जा सके। जब 60 साल का कोई बंदा हो तो उसके पास पेंशन का विकल्प हो और 2050 तक जो आबादी बूढ़ी होगी उसके लिए भी पेंशन वहाँ पे मुहैया हो सके। ये कुछ बड़े पर्पस हैं सरकार के और इसीलिए सरकार ने इस हिसाब से इसको अगर हम देखें तो इसे एक बड़ा सुधार हम मान सकते हैं। ठीक है। सो पेंशन प्रोडक्ट्स के लिए डेवलपमेंट और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन की तैयारी हो रही है। अब बात करते हैं हमारे देश में हजारों फंसे हुए होम बायर्स की, जिनकी जिंदगी में एक बड़ी राहत की किरण जो है अब दिख रही है। देश के हजारों होम बायर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं जो कि इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अब नियम बदल गए हैं और अब भले ही प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी से गुजर रहा हो, लेकिन घर खरीदार को उसका फ्लैट तब भी हैंड ओवर किया जा सकता है, यानी घर खरीदार को अपने घर का पोजेशन मिल सकता है। इसका फायदा सीधे तौर पर उन लोगों का होगा जिन्होंने घर खरीद लिए, ईएमआई चुका रहे हैं और तब भी अपने घर तक नहीं पहुंच पाते, रेंट भी चुकाते रहते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI ने ये बदलाव किया है और मुझे लगता है ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है।
प्रवीण, मैं बहुत समय से रियल एस्टेट को कवर करती रही हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है इस खबर को पढ़ के, क्योंकि बेचारे आप देखिए महंगाई कहाँ पर है, हम ईएमआई में कितना ब्याज दे रहे हैं। आपने खुद अभी बताया कि 2020 मई 2020 से ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रेंट्स बढ़े हैं, हमने इतने सारे हाउसिंग रियल एस्टेट रिपोर्ट देखे, रेंट्स आसमान छू रहे हैं। तो एक शख्स जो है वो ईएमआई चुका रहा है, अपने घर की ईएमआई चुका रहा है और खुद किराए के घर में रह रहा है, उनके लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल, ऐसे कई उदाहरण हमारे आपके सामने भी मौजूद हैं। ऐसे कई लोग ऐसे जिनको हम भी जानते हैं जो रेंट दे रहे हैं और अपना घर के लिए 10 साल से 8 साल पहले से जिन्होंने बुक कराया था उसकी ईएमआई चुका रहे हैं, और आप उनको कब उनका घर मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो ये हज़ारों ऐसे होम बायर्स को एक राहत देती है। हज़ारों होम बायर्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रेस में हैं, आंदोलन चल रहे हैं, केसेस सुप्रीम कोर्ट में है, इंसॉल्वेंसी में हो ये रहा था। अगर मैं बताऊं मोटे तौर पे ये 2009, 10, 8, 9, 10 के आसपास की बात है, जब रियल्टी सेक्टर कम से कम अगर हम नोएडा एनसीआर की बात करें तो ये बूम पे था। और उस वक्त बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं उन्होंने पैसे लिए होम बायर से और उस पैसे का डाइवर्जन किया। उन्होंने जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए वहाँ पैसा खर्च न करके दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए दूसरी ज़मीनों को खरीदने में वो पैसा लगाया, और इस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स फंसते चले गए। अब होम बायर्स कोर्ट कचहरी दुनिया का उन्होंने कोशिशें की, आज तक उनको घर नहीं मिले। बिल्डर पैसा चुकाने में नाकाम रहा और बिल्डर के प्रोजेक्ट चले गए इंसॉल्वेंसी में। उसके चलते अब क्या हुआ कि लोगों के होम लोन बरकरार हैं, बैंक किस्त में कमी नहीं कर रहा, बैंक किस्त लगातार ले रहा है। लोग फंसे हुए हैं कि अब हमको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो एक बार इंसॉल्वेंसी में चला गया तो फिर बिल्डर भी बैठा हुआ कि अब केस चल रहा है, देखेंगे इसका। लेकिन अब इसका एक फ़ायदा होगा, ये होगा कि इस सेक्टर में जो फंसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंसॉल्वेंसी में पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी दिखाई देगा। जब एक बात ये आएगी कि नहीं लोगों को घर मिल रहे हैं, तो फिर जो दूसरी पार्टियां हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, और इस तरह से जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके निकलने का भी रास्ता साफ होगा। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं भी जो इंसॉल्वेंसी में होते हुए जिनको निकाला गया और जहाँ पे कि लोगों को घर मिले। तो ये हज़ारों होम बायर्स को एक बड़ी खुशखबरी की तरह है। चलिए, तो आज हमने जो 3 खबरें बात की, तीनों में ही दिख रहा है कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए अच्छा है। आरबीआई से उम्मीद है कि कल हमारे लिए वो ब्याज को सस्ता कर देगी। दूसरी खबर कि भाई आपके पेंशन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है और एक देखा जा रहा है कि देश में किस तरह से इसका दायरा बढ़ाया जाए, कैसे आसान प्रोडक्ट्स लाए जाए, और वो होम बायर्स जिनके घर फंसे हुए हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण यहाँ पर आती हुई। लेकिन अब बात करते हैं कुछ सख्ती की। शेयर बाजार की हम बात करने वाले हैं और आपकी कमाई में सख्ती होने वाली है। बीते कुछ सालों में शेयर बाजार में मिले तगड़े रिटर्न ने इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिस्की फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे लगाने के लिए उत्साहित कर दिया। इसने सरकार और सेबी दोनों को परेशान किया है। एफएनओ में लोगों को बर्बाद होता देख सेबी ने पिछले साल कई स्टेप्स उठाए, लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट ये बता रही है कि सेबी के तरकश में अभी और तीर बाकी हैं, यानी सेबी इस पर और पाबंदियां लगा सकता है। ये खबर आ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज एनएसई के हवाले से एनएसई को लगता है कि सेबी एफएनओ पर और कदम उठा सकता है ताकि इस सेगमेंट में चल रही भारी स्पेकुलेशन को कम किया जा सके। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आती है जो बताती है कि एफएनओ में 90% लोग जो है अपना पैसा गंवा रहे हैं, और ऐसे में ये खबर आती हुई कि एफएनओ में और सख्ती बढ़ सकती है। बिल्कुल, वो जो सेबी की रिपोर्ट है जिसमें 100 में से 93 लोगों को लॉस हुआ है ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में, उसमें एक बात ये भी है कि 2022 से 24 के दौरान लगभग 93 लाख लोग जो हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की, उनमें से 1,80,000 करोड़ रुपए के इनको लॉसेज हुए। इसके बाद पिछले साल सरकार की तरफ से भी सख्ती थी और सेबी भी इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहा था, जिस तरह से F&O सेगमेंट में एक फ्रेंजी एक फ्रॉथ टाइप का बना हुआ था जहाँ पे कि लोग ताबड़तोड़ आके क्विक मनी लेने की कोशिश कर रहे थे और खुद नुकसान उठाते जा रहे थे। तो उसके बाद सेबी ने स्टेप्स उठाए जहाँ पे कि जो ऑप्शंस के बायर्स हैं उनके लिए मार्जिन का बढ़ाया गया मार्जिन को, अपफ्रंट प्रीमियम का कलेक्शन की बात आई, लॉट साइज़ को बढ़ाया गया और कॉन्ट्रैक्ट के साइज़ को बढ़ाया गया। इस तरह के कई सेबी ने उपाय किए। कुछ उपाय 1 तारीख को इसी 1 फरवरी से लागू हुए हैं। लेकिन अब जो एनएसई के हवाले से खबर आ रही है, एनएसई को ये लगता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है, वहाँ से ये खबर आ रही है
कि सेबी फिर से कुछ स्टेप्स ला सकता है, और उसको अभी भी ये लगता है कि जो डेरिवेटिव्स का मार्केट है भारत में, उसमें अभी भी उतनी स्पेकुलेशन कम नहीं हुई है जैसा वो देखना चाह रहा था। हमने देखा कि पिछले साल एसटीटी को भी बढ़ाया गया, F&O के जो फीस है, चार्जेस है, उसको भी बढ़ाया गया, लेकिन वो कमी नहीं आई है। और शायद सेबी को अभी ये लग रहा है कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, और इसलिए हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो एनएसई के हवाले से जो ये बात हम कह रहे हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में इसको लेके और रूल्स टाइट किए जाएं। ओके, तो सेबी अभी भी चिंतित है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि लोग बहुत नुकसान कर बैठे हैं ऑलरेडी, और अभी भी इनको लगता है F&O एक शॉर्टकट वे टू बिकमिंग रिच है। बिल्कुल, देखिए फिनफ्लुएंसर्स का जो आता है ना कि ऑप्शंस में ये चेन ले ली और मैंने इतने कमा लिए, उसने लोगों को सोशल मीडिया का जो एक बढ़ा जीरो ब्रोकिंग या जो डिस्काउंट ब्रोकरेज आए, उनसे जो एक लहर पैदा हुई है, उसने लोगों को यहाँ इस मार्केट में लाके खड़ा कर दिया है। लोगों को जानकारी है नहीं, और वो बेहद रिस्की इन प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं और पैसा गवा के जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा खतरा सेबी को दिखाई दे रहा है। बिना समझकर निवेश कर रहे हैं क्योंकि उनको दूसरे का सिर्फ फायदा ही दिख रहा है। जिसको लॉस हो रहा है वो आपको दिखा रहा है क्या कि उसको कितना लॉस हो रहा है? वो तो सिर्फ आपको गेन ही दिखाएगा ना, और उस चक्कर में लगता है अगर इसे गेन हो रहा तो मुझे क्यों नहीं, और यही सेबी की बड़ी चिंता है। ऑलराइट, चलिए प्रवीण, आज की बातचीत को यही रैप करते हैं। थैंक यू सो मच मनी 9 के साथ जुड़ने के लिए और मनी सेंट्रल देखने के लिए। आपने अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजते रहिएगा, और मनी 9 देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।